नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आज हमारे साथ मानसी जी बैठी हुई हैं जिनका सीजीएल 2024 में सिलेक्शन हुआ है। कोई बड़ी खतरनाक पोस्ट है, महुआ डिपार्टमेंट। हाँ MAHUA। हाँ क्या है इसकी फुल? MOHUA क्या फुल फॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में इनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2024 में। ये ASO CSS के अंदर ही आता है। हाँ CSS के अंदर ही आता है। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री है, इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भी है। ओके, इसमें काम क्या होता है, कुछ पता है आपको? सर इसमें हमें जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, हाँ आपने सुना होगा, अटल मिशन वाला भी, वो सब इसके अंदर आता है। ओके, काम वैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग वाला ही नोटिंग ड्राफ्टिंग का है, मेट्रो स्टेशन जहाँ पे बन रहे हो ये सब का, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ओके, ये उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में हल्द्वानी जिले से। और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? यस सर। हाँ, ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरे अटेम्प्ट में इनको सफलता मिली है और ये इनकी फर्स्ट चॉइस थी। आपकी फर्स्ट चॉइस ASO इन CSS फर्स्ट चॉइस थी, यानी कि इनकी जर्नी SSC सीजीएल की यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। और अब ये SSC का पेपर कभी नहीं देंगे। मुझे वो बच्चे बड़े गंदे लगते हैं जो सिलेक्ट हो जाने के बाद सिलेक्ट हो गए, मन चाही नौकरी मिलेगी, उसके बावजूद भी SSC का जो है पेपर देते रहते हैं, रीअटेम्प्ट करते रहते हैं। ऐसे बच्चे हालांकि बहुत थोड़े से होते हैं, पर फिर भी किसी की वजह से किसी फ्रेशर बच्चे का, नए बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को, इस डिस्कशन को पूरा सुनेगा और बहुत सारी जो है बातें आपको सीखने की मिलेंगी जो आपको अपनी तैयारी में जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि SSC में जब था लगभग 30 के आसपास डिपार्टमेंट थे, लेकिन अभी जो है बढ़ते 60 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जो है नई वैकेंसी और नई पोस्ट इसमें ऐड होती जा रही हैं। अभी इस साल जो है एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी नई पोस्ट आई है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली हैं। तो SSC एक जो है बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम है। यानी कि अगर आपने SSC सीजीएल को टारगेट करके तैयारी कर ली तो आप CHSL, MTS, CPO, सिलेक्शन पे पोस्ट और दुनिया भर के पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से सीजीएल को ध्यान में रख के होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी तैयारी कब शुरू करी थी? सर मैंने अपनी जब 37,000 वैकेंसीज आई थी ना, तब मुझे सीजीएल के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। उससे पहले पता नहीं था? पता था, बट मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, क्या फर्क है बैंकिंग में और SSC में? सर SSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा है बैंकिंग के कंपैरिजन में। बैंकिंग के कंपैरिजन में SSC का सिलेबस लगभग 3 गुना है। हाँ, लेकिन लेवल भी तो लेवल बहुत कम है बैंकिंग का। इवन क्लर्क का भी SSC से ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं वो आजकल एग्जाम। बहुत टफ हो गया है। ये आप कोई भी पेपर दो, आप CDS का पेपर दो, आप टेक्नीशियन का पेपर दो, आप IB का पेपर दो, आप UPSC CSET का पेपर दो, उनका एक स्टैंडर्ड है। बैंकिंग का पेपर दो तो आपके तोते से उड़ जाएंगे। केवल SSC ही एक ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पेपर का लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है दिन पे दिन। तो बैंकिंग की जब तैयारी कर, बैंकिंग की और SSC की सैलरी जो ऑलमोस्ट सेम है। इवन SSC ज़्यादा बेटर पैकेज जो है देती है, उसके बावजूद भी बैंकिंग का पेपर इतना टफ बनाते हैं लोग। IBPS PO का मेंस दिया था मैंने जब 37,000 वैकेंसीज आई थी, तो मैं तब IBPS PO का मेंस दिया था उस टाइम पे मैंने। फिर मैंने बैंकिंग से स्विच करा SSC में उस टाइम पे। अच्छा, क्यों स्विच किया? अच्छा, वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए? हाँ, SSC में वैकेंसी ज़्यादा आ रही थी और कुछ टाइम से बहुत अच्छे से करवा रहे हैं एग्जाम रिजल्ट, ये सब सुनने में भी आया था, तो मैंने स्विच कर लिया। हाँ, यही बात तो है कि पिछले 5 साल से जो SSC है, टाइम से पेपर, टाइम से रिजल्ट, अच्छी वैकेंसी आई है। पहले जो 6-7 हज़ार वैकेंसी वैसा नहीं है, अब 10,000 से प्लस तो वैकेंसी हर साल आती है। तो SSC की बैंकिंग की तैयारी में ज़्यादा मज़ेदार जर्नी किसकी थी? तैयारी में किसकी में ज़्यादा मज़ा आता था? बैंकिंग में तो बहुत मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा। SSC में भी मेहनत लगी। SSC में सिलेबस कवर करना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था, उसे कवर करना। सबसे पहले तो सिलेबस ही कवर करना चाहिए, उसके बाद तो असली प्रिपरेशन फिर शुरू होती है। उस टाइम तक बस सिलेबस कवर करो। तो बैंकिंग में अर्थमेटिक मैथ ही आता है, एडवांस मैथ तो आता नहीं। तो एडवांस मैथ आपको बिल्कुल दोबारा से पढ़ना पड़ा। यस सर। मैथ की मतलब कैसे पढ़ना शुरू किया आपने, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल अलग है। बैंकिंग की कोचिंग करती थी तो मैं ऑफलाइन जाती थी। ओके। हाँ, तो वहाँ पे सैटरडे संडे वो GS की क्लास करवाते हैं, तो वो भी कभी कभी देख ली। बट SSC की उसके बाद ही मैंने पूरी तरह से प्रिपरेशन शुरू करी। ऑफलाइन में एक डिसएडवांटेज मुझे लगा कि काफ़ी दूर जाना पड़ता था मुझे, जाने आने का टाइम बहुत वेस्ट होता था।
हाँ। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगा। फिर एसएससी की तैयारी करने लगी, ऑनलाइन ले लिया सब। तो फिर आपने तैयारी जैसे शुरू करी, 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, चारों को साथ में लेके पढ़ना शुरू किया कि पहले मैथ्स या इंग्लिश कवर कर लेते हैं? एट ए टाइम चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे? सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने अलॉट करा था कि मैथ्स इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, रीजनिंग इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, सबको अलग अलग टाइम दिया था, लेकिन पढ़ना सब शुरू कर दिया था साथ साथ ही। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम आपका किस सब्जेक्ट में जाता था? जीएस तो बहुत वास्ट है, और मेरी जीएस तो वीक भी थी, तो वो बहुत वास्ट है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा। आपने टाइमिंग आवर्स डिसाइड कर रखे थे? हाँ, कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, शेड्यूल पूरा बना रखा था पहले? यस सर। ओके, तो पहला आपका फोकस था सिलेबस कंप्लीट करना। हाँ। किस किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर मैं मान के चलूँ 100 बच्चे अगर एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सिलेबस पूरा करने तक का जो लिमिट है 80% भी नहीं पहुंच पाते। यस सर। मतलब 80% छोड़ देते हैं, 20% बच्चे सिलेबस पूरा कर पाते हैं। कैसे किया आपने? मैंने सिलेबस सबसे पहले तो मैंने मैथ्स का सिलेबस मैंने सबसे पहले मैंने पूछा लोगों से कि किस टीचर से पढूं। सबने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया। उसके बाद भी मैंने सोचा अपनी रिसर्च कर लेती हूँ। अच्छा। मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट टीचर, सब में आपका सबसे पहले आ रहा था। तो फिर मैंने आपका यूट्यूब में देखा, मैंने आपके बैच पहले यूट्यूब से मैं पढ़ती थी, उससे भी काफ़ी अच्छे, उसमें आप बेस्ट 50 क्वेश्चन करवाते थे, तो मैंने वो भी करे, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा है। बट मैथ्स में साथ साथ मॉक भी देती रही, उसके मॉक्स में भी इम्प्रूवमेंट देखा। इवन मैं खाने खाते टाइम आपके जो शॉर्ट्स हैं वो देख लिए, खाए देखते देखते उसको करा, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई मेरी। तो वो शॉर्ट्स वाला चैनल तो बहुत अच्छा है सर आपका। शॉर्ट्स वाला मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप जो है, वो एक चैनल है हमारे यूट्यूब पे, मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप। अगर आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहो, अब तो उस पर 1800 के आसपास शॉर्ट्स हैं। अगर आप वो पूरी शॉर्ट्स देख लो ना, तो प्री में 25 में से आज के हिसाब से जो लेवल आ रहा है 15-20 सवाल डायरेक्ट वहाँ से हो जाएंगे। यस सर, 15-20 सवाल डायरेक्ट। अब तो मेंस का पेपर भी बहुत ईजी आने लगा है। तो आप जो तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे होते हैं कि पहले प्री का पढ़ लेते हैं, यानी कि हल्का हल्का, मेंस का बाद में देखेंगे। आपने ऐसा किया कि मेंस को ध्यान में रख के तैयारी? ऐसे ही करा, प्री के पढ़ा पहले। और सर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टीचर सेलेक्ट करने में। यूट्यूब में इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, फिर जाके बेस्ट डिसाइड करा मैंने कि हाँ गगन सर से ही पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपसे पढ़ना शुरू करा। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक सोर्स फॉलो करना चाहिए ना। ये बात मुझे पहले लोगों ने समझाई थी, बट मुझे उस टाइम पे समझ में आई ये बात कि एक ही टीचर को फॉलो करना मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इधर उधर ढूंढने में। एक टीचर करो, उसको फॉलो करो। तो तब मैंने आपको तो हमारी क्लासेस बेस्ट क्यों लगी फिर आपको? क्या था उसमें अलग बाकी उसे? सर एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ऐसा लगा कि आपके जो आप जिस तरह से पढ़ाते हैं वो औरों से डिफरेंट है। और मुझे पर्सनली आपका बहुत समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। पता नहीं कैसे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ आपसे, ट्यूनिंग बैठ जाती है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से मैं आपसे पढ़ती थी। तो ये जो आपने पहली चॉइस डाली अपनी, ये क्या आपके मन में था, दिल्ली लेना है? दिल्ली लेना है। और फिर मैंने थोड़ा ये भी सर्च करा कि लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेटर है। हाँ। तो ASO CSS जहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट यही है। और सारे सेम ग्रेड पे के। मैं GST इंस्पेक्टर भी लेना चाह रही थी, बट वो मेरी सेकंड चॉइस पे डाला, क्योंकि उसमें ट्रांसफर्स फ्रिक्वेंट है बहुत सारे, तो तब इसकी वजह से मैंने ASO CSS लिया। लड़कियों के लिए ASO एंड CSS सबसे बेटर जॉब है। आप लाइफ टाइम दिल्ली में रहेंगे, 9 to 5 वर्किंग है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स नहीं है, बहुत ही रेयर चांस है कि करना पड़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी, ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म। कोई फील्ड जॉब इसमें नहीं है। हाँ, कोई पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं है। आप ऑफिस में गए, सिंपल अपना नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम किया, घर पे आ गए। शांति वाली जॉब है। अगर आप GST इंस्पेक्टर बनते हैं, रेड वाले डिपार्टमेंट में आप चले गए, आप CBI इंस्पेक्टर बनते हैं, आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद भी और भी बहुत सारे हैं जिनमें फील्ड जॉब है, तो आपकी लाइफ की लंका लगने वाली है। और लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है जो जीवन में शांति चाहते हैं। ASO इन CSS और ASO इन ME दोनों ही बेटर हैं। अच्छा, अगर ASO इन CSS नहीं मिलती तो आपकी सेकंड चॉइस रहती फिर GST इंस्पेक्टर। तो सेकंड अटेम्प्ट, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था SSC का? सर इससे पहले मैंने दिया, उसमें मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। जब मैं मॉक देने लगी, मैंने आपसे पढ़ा, तो मेरे मैथ्स में स्कोर 50 में से 50 या 48 रहता था, इससे कम नहीं। प्री का ही देती थी मैंने, मेंस को उस समय टारगेट नहीं करा था। हाँ। तो मेरा स्कोर इतना रहता था। और सब्जेक्ट में भी अच्छा था। मेरी GK काफ़ी वीक थी, 0, 1, 2, 3 ऐसे मार्क्स आते। तो मैंने क्या करा, 0 नंबर भी आए? हाँ सर, मेरी कैटेगरी में है। माइनस में भी चले जाते हैं वो, इतनी बेकार मेरी GK थी। तो मैंने क्या करा, मॉक तो मैंने दिए, बहुत सारे दिए, 15-20 मॉक तो उस टाइम पे दिए। मुझे लग गया कि मेरा GS वीक है, तो मैंने क्या करा, एक ही सब्जेक्ट पे पूरा दिन फोकस करा। अच्छा। हाँ, 1-2 महीना मैंने GS पढ़ी,
और मैं जब पेपर देने गई मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अब तो जीएस पढ़ ही लिए, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए, सिलेबस भी मेरा पूरा हो चुका है, अब अच्छा होगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा मेरे मैथ्स में 30, 32 ऐसे मार्क्स आए, जो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सब छोड़ दिया। तब उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस पता चली। बहुत सारी चीज़ें मैंने गलती करी, उससे मैं सीखी भी। हाँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें तब पता चली। तो फिर उसके बाद मैंने जब प्रिपरेशन करा, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया। एसएससी गेम ही प्रैक्टिस का है। हाँ, पढ़ने से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी और चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। यस सर, ये मैं तब नहीं समझी, लेकिन जब मेरा प्री नहीं निकला वो बहुत ऐसा था कि मैथ्स में तो मेरी कम नहीं आ सकती, मैंने आपसे पढ़ा, काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ाया, उसके बाद भी ऐसे, और रीजनिंग में भी इवन कम आए, तो तब प्रैक्टिस पता छूट गई थी चला। ना? हाँ, उस टाइम पे मुझे लगा कि प्रैक्टिस अब यही करना है। फिर मुझे सब सही से करा मैंने उसके बाद। तो यानी कि आपने 2024 वाले अटेम्प्ट के लिए बढ़िया से तैयारी करी। हाँ, फिर बढ़िया से करी, फिर अपनी सारी मिस्टेक समझ में आ गई थी। ये जो अगर जो ये फ्रेशर बच्चे जो अभी आ रहे हैं ग्रेजुएट होके एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, नॉर्मली बच्चे ये हैं कि पहले कैलेंडर आने दो, नोटिफिकेशन आने दो, भर्ती आने दो, कितनी वैकेंसी आने वाले, उसके बाद हम मन जो है तैयारी का अपना बनाएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे अपना जो कीमती टाइम है ना वो वेस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। कैसे फ्रेशर बच्चे को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, आप बताइए। सर, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होगी, तो ये लास्ट में शुरू करके नहीं हो सकता। हाँ। काफ़ी पहले उन्हें अपना मन बनाना बच्चे को लेना चाहिए अपनी तैयारी का कम से कम? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो 3-4 मंथ्स, पर 1 साल लग जाता है। टोटल तैयारी एसएससी की 1 साल मिनिमम मान लो कि अब जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम इंक्रीज होगा। हाँ, बट वैसे 1 साल लगता है। ठीक है। तो मैथ्स जैसे पढ़ना है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों को साथ में पढ़े कि वन एट ए टाइम वन चैप्टर? नहीं, एट अ टाइम 1 चैप्टर, साथ साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा मिक्स हो जाता है, तो फिर मैं एक ही साथ पढ़ती हूँ, एक चैप्टर फिर दूसरा, ऐसे। रिकॉर्डेड क्लास से? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करते? जैसे कि बैच में हमने पढ़ाया, जैसे सपोज हमने आपको या आपने यूट्यूब से पढ़ा, परसेंटेज पूरा पढ़ा, तो उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपने परसेंटेज के पीवाईक्यू बुक से सॉल्व किए, इस तरीके से कैसे? यस, बुक से सॉल्व करे। मैंने परसेंटेज आपसे पढ़ा, उसके बाद मैंने आपने बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी डाल रखी, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए। उसके बाद मॉक में देते तो वो वैसे भी रिवाइज हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद बेस्ट 50 क्वेश्चंस। बट मैंने मेंस के टाइम में आपका मेंस का बैच ले लिया था। मेंस के टाइम पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और बहुत सही डिसीजन था वो मेरा मेंस का बैच लेने का सर। हाँ। सारा मैं बहुत डर गई थी कि इतने टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, पूरा रिवीजन भी करना है, बट आपने सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर दिया, और इवन उसके बाद भी कुछ टाइम मिला मुझे कि हाँ देख लेती हूँ एक बार सारे कॉन्सेप्ट से मैंने रिवाइज करे, तो काफ़ी टाइम मिल गया था। प्री के बैच में तो मैं ऐसे स्लो पढ़ाता हूँ कि बच्चा ना मेरे को मक्खी मारने लगे, इतना स्लो। और मेंस के बैच में बिल्कुल ऑन द स्पॉट फुल स्पीड से चलता है मेंस का बैच, और मैं कम टाइम में ना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ। मेंस वाले बैच में ना बेस्ट 50 क्वेश्चंस का भी हमने कंपाइलेशन डाला था हर एग्जाम का। तो सारी वीडियोस देखी थी मैंने 15-20 वीडियोस तो देखी थी उसकी, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कराए थे मेंस बैच में भी ना, तो उसके बाद उसका टाइम कम मिलता था, बट करना तो था ही, तो उसके साथ मैंने उसकी प्रैक्टिस करी थी। इंग्लिश कैसे पढ़ा आपने? इंग्लिश भी वही स्टार्टिंग में मैंने बहुत जगह देखा, बट फिर मैंने रानी मैम से पढ़ा। रानी मैम का वोकैब का सबसे अच्छा लगा मुझे समुद्र मंथन बैच। वो पुराना है शायद, बट उसमें सारी वोकैब कंप्लीट हो जाती है, और साथ साथ ब्लैक बुक से रिवाइज कर। अच्छा, जीके जैसे कमजोर था तो स्टार्टिंग में आपके 1-2 नंबर आते थे, इस बार 2024 वाले अटेम्प्ट में कितने नंबर बने आपके प्री में और मेंस में? प्री में तो मेरे अराउंड 30s में बने थे। प्री के मेरे टोटल मार्क्स थे 172। ओके। और मेंस में मेरे मार्क्स थे 337 टोटल। 337? हाँ, जिसमें मैथ्स में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन छूट गया था, उसमें भी वो छूटता नहीं, मैं पैनिक हो गई थी कि मैंने थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाया, फिर मैं वहाँ पे पैनिक हो गई थी, वरना मेरे मैथ्स अच्छी थी, तो मेरे मैथ्स ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में मेरे आए थे 135 में से एक क्वेश्चन गलत था, 132 ऐसे आए थे। और जीके में? जीके में 30s की लाइन में 37 थे। 37 थे। तो जीएस का इतना बिल्कुल मिनिमम स्कोर से इतना स्कोर आपका आने लगा, कैसे कवर किया फिर जीएस में? तो बहुत सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ा कि कुछ स्किप भी किया? सब कुछ पढ़ा सर, परमार सर से पढ़ा था मैंने जीके। मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट करा। ओके। सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख लो, और पिनाकल की बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो यही सब करा उसके बाद मैंने जीके में। ओके। मॉक टेस्ट कितने लगा डाले होंगे आपने प्री के? मॉक टेस्ट जो पहले मैंने मिस्टेक करी थी, उसके बाद तो मैं डेली एक मॉक टेस्ट देती थी, और पेपर के टाइम में तो मैं 2-2 देती थी, और कभी ज़्यादा फ्री हूँ, मतलब जैसे संडे के टाइम में मैं 5-5 मॉक टेस्ट भी दे रही थी एक दिन में 5-5? हाँ,
मॉक देते भी थे कि उसकी एनालिसिस भी करते थे? नहीं, मैं संडे को पूरा मैं मॉक को ही देती थी, क्योंकि मैंने इससे पहले मिस्टेक कर ली थी, मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी, तो मैं दिन के 5 मॉक भी देती थी, एनालाइज भी करती थी उसे। मॉक जैसे 2 टाइप के, एक तो नए मॉक टेस्ट जैसे होते हैं, हम भी बनाते हैं, एक प्रीवियस ईयर के मॉक्स, आप दोनों लगाते थे? दोनों लगाती थी। प्रीवियस ईयर के मैं लास्ट क्लास में पेपर के टाइम से थोड़ा पहले लगाती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक्चुअल पेपर का लेवल वाले ही लगाना है, तो पीवाईक्यू मॉक तब लगाती हूँ। जो मॉक्स में सवाल गलत होते थे उसकी जैसे एनालिसिस करते थे, हाँ, तो वो उसको लिख लेते थे क्वेश्चंस को कि स्क्रीनशॉट वगैरह? स्टार्टिंग में लिख लेती थी, फिर लास्ट में इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लिखे थे मैं सारे क्वेश्चन नहीं देख पाती थी, काफी स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा लिखती थी क्वेश्चंस, बट बाद में कम कर लिया था। फिर बाद में मिस्टेक्स भी कम ही होने लग गई थी, एक आध क्वेश्चन मिस्टेक कोई ऐसे, तो फिर लिखने की जरूरत कम पड़ती थी। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे पढ़ाई के दौरान? सर नहीं, मैं 1 साल में बिना फोन के भी रही हूँ। अच्छा। बिना फोन के अभी भी आप मेरा फोन देखोगे ना, अभी भी उसका कैमरा चलता नहीं है कुछ। अभी मैं अब अपनी सैलरी आते ही मैं चेंज कर लूंगी। अच्छा, पहला कौन फोन लोगे? पहली हाँ, सैलरी से? हैं, पहली सैलरी से फोन लूंगी। चलो ये अच्छी चीज़ है। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है वाकई में पढ़ाई में? सर किसी को नहीं करता होगा, बट मुझे कर जाता है शायद। अगर मैं बैठी हूँ तो मैं रील्स देखने ही लग जाती हूँ। हाँ। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था बंद करना, जो कंट्रोल कर सकता है उसके लिए तो सही है। ये रील्स वाला चक्कर बहुत बुरा है। हाँ, रील्स वाला चक्कर। इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम खराब करते हैं बच्चे। तो 1 साल तक कोई उस पर कोई डिस्टर्बेंस फोन नहीं, नहीं। केवल पढ़ाई पे। उसके बाद भी घर वालों ने मुझसे कहा कि एक रख ले, कभी लेट आती है कॉल करने के लिए, इस चीज़ के लिए चाहिए होता है। तो अभी भी मैंने वो इसीलिए रख रखा है। अब मैं अपनी सैलरी से ही फ़ोन लूँगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे? कैसे पढ़ते? लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी अपने वहाँ पे होम हाँ, टाउन में? लाइब्रेरी सुबह चली जाती थी। मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, तो अच्छा। फिर मैं घर आती थी। मैं 3 या 4 बैच ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर जाती डेली का ट्यूशन पढ़ाते थे? डेली का ट्यूशन पढ़ाती थी। कौन सी क्लास के बच्चों को? 10th तक पढ़ाती थी। उसमें मेरा भी रिवाइज होता था, ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीज़ें भी पढ़ा दी, रिवाइज हो गया। और उसके बाद एक होम ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर मैं वापस जाती थी लाइब्रेरी, फिर शाम को आती थी 9-10 बजे लाइब्रेरी में, फिर पढ़ के। काफ़ी मेहनत लगती है। मॉर्निंग में निकल गए, फिर शाम को ही घर हाँ, आना? सुबह 7 साढ़े 7 में चली गई, फिर दिन में खाना भी उसी टाइम खाया, ट्यूशन पढ़ाया तुरंत, फिर खाना खाया, फिर चली गई लाइब्रेरी, फिर रात को 10 बजे तक आई, फिर सो गई। तो इसमें तो बहुत मेहनत का काम है। सर तभी इतना टाइम लग गया। बहुत मेहनत। तो दिन में आप ये मान के चलें कि 8 से 10 घंटे के बीच एसएससी की पढ़ाई का समय चला जाता था आपका। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, वो भी 1 साल तक, तब जाके सिलेक्शन हाथ में आया है। जर्नी बहुत लंबी है। हाँ, अच्छा, अब जैसे आप ही बताओ कि एसएससी की तैयारी में जो नए बच्चे आएंगे, कि कुछ ऐसी बातें बताओ कि इनका ध्यान रखो, ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट लगाने। और मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से लगाना शुरू करें कि सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद लगाएं? जब तुम्हारा 80% सिलेबस हो जाए तो लगाने लग जाओ। 70-80% से उसके टाइम पे लगाने लग जाओ। और मॉक टेस्ट मैंने देखा है कि 2-3 प्लेटफॉर्म का तो ले लो अलग अलग। हाँ, मैं पहले टेक्स्ट बुक का ही देती थी, बट मैं कभी ऑलिव बोर्ड या किसी और का मॉक दे दूँ तो मुझे उसका इंटरफेस थोड़ा अलग लगता था, तो उसमें भी मेरे कम हो जाते थे। तो मैं टेक्स्ट बुक के साथ साथ ऑलिव बोर्ड का और जो लाइव मॉक आते थे, आपने भी बाद में आपका भी आ गया था, उसमें भी मैं मॉक देती थी। तो मतलब मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक देना पसंद करती थी। हमने भी अपनी टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जो है पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का तो फ्री कर दिया है, उस पर सेक्शनल भी कर दिया आप, मतलब सेक्शन वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैंने उसमें लगाए थे काफ़ी, उससे भी लगाए थे टेस्ट। और हाँ, और वो भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा, सर ने एक वो ऐप शुरू कर रखा है अपना टेस्ट के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत उसके रिव्यू सुने, तो मैंने कहा अच्छा ये तो लगाना पड़ेगा। फिर मैंने उसको लगाना शुरू करा, वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसका जो यूज़र इंटरफेस है, जो यूआई है, सब बढ़िया, सब अच्छा था सर। हाँ, अच्छा, एक तो मॉक टेस्ट हो गया। दूसरी चीज़ की सब सब्जेक्ट को टाइम दो, जो मेरी मिस्टेक हुई थी। हाँ, वो तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। नहीं, आपका स्कोर तो मैथ्स और इंग्लिश से ही बनेगा। हाँ, रैंक के लिए जीएस अच्छी होनी चाहिए, और मैथ्स अच्छा होगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हाँ, मैथ्स के उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो प्री निकालेगा ना, उसको ये आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स में 50 में 50 ही स्कोर करना है। रीजनिंग भी 50 में 50 आराम से स्कोर हो सकता है, और इंग्लिश में भी। जीएस तो बाकी एडिशनल मार्क्स है, 150 तो यहीं पे करने पड़ेंगे। 172 मार्क्स आए थे, मतलब 22 तो जीके में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर लेकिन हाँ, 150 तो यहाँ पे फिक्स करने ही पड़ेंगे। हाँ, अब तो जैसे प्री की कट ऑफ भी इतनी हाई जाने लगी है, बहुत 150 के आसपास कट ऑफ निकाल, प्री की कट ऑफ निकालना ही अपने आप में एक जंग हो चुका है
एक ज़माना था जब कट ऑफ जाती थी 108 110 प्री की, अब कट ऑफ हो चुकी है 150। तो इसमें प्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप पहले जैसे प्री का पेपर खुला, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग यस, कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करते थे? कोई स्ट्रेटजी बना रखी थी? यस मैंने बनाई थी। पहले मैं स्टार्टिंग में तो मैं जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट करती थी, पर मेरी मिस्टेक हो गई इसमें। ये मैंने चेंज करा बाद में। जब मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करा मैंने, तो क्या होता था कि वोकैब के कुछ वर्ड्स आते थे जिसमें मैं आंसर मुझे लगता था ये मीनिंग होगा। फिर मैं मैथ सेक्शन में गई तो मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि इंग्लिश में यार वो मीनिंग हो सकता है, वो हो सकता है, तो मैं बाद में वापस जाती थी इंग्लिश में कि ये टिक कर लेती हूँ फिर उसमें। तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी इसकी वजह से कि मैंने ये मार्क कर रखा है। तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करी, फर्स्ट सबसे पहले रीजनिंग। और मैंने ये सोचा था कि जैसे ही 42 पे पहुंचेगा टाइमर, 18 मिनट्स देने रीजनिंग को, और इससे भी कम में हो जाती थी कभी कभी, तो 18 देने। अगर उस पर हुआ नहीं हुआ मैं स्विच कर जाऊंगी दूसरे सेक्शन में। ओके। फिर मैथ्स में 20 मिनट्स, फिर मैंने उसके बाद इंग्लिश दिया, उसके बाद जीके, फिर लास्ट में टाइम बचता था, उसके बाद वापस आना है क्वेश्चंस पे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो दो गो में पेपर सॉल्व करते थे? 2 गो में पेपर सॉल्व करती थी। कभी कभी तीसरे बार भी हो जाता था, तो ज़्यादा टाइम बच गया लास्ट में कि ये कर दे, अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, अब वो क्वेश्चन करती हूँ जो मार्क फॉर रिव्यू करे मैंने। बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मैं रिव्यू के लिए मार्क कर देती थी। तो ये जो स्ट्रेटजी बनी है मॉक्स लगाते लगाते बनी। हाँ, जितने मॉक दोगे उतना आइडिया लग जाएगी कि क्या चेंज करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, आराम से आइडिया लग जाता है उसके बाद। हाँ, जैसे जरूरी नहीं कि जैसे इनकी स्ट्रेटजी आप भी बिल्कुल वैसी कॉपी करके कि मैं भी यही करूँगा, इन्होंने बोला है वही फॉलो करें। आप मॉक्स लगाओ, आपको जो चीज़ सूटेबल करे, जहाँ आपका स्कोर ठीक बने उसको फॉलो करें, ठीक है। अब प्री और मेंस के बीच में एसएससी में ना इतना टाइम नहीं मिलता है। पहले 5-5 6-6 महीने का टाइम मिलता था, अब हार्डली ना 60-65 दिन का समय मिलता है। तो प्री और मेंस का जो टाइम है वो बहुत कीमती है। उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए बच्चे को, अगर किसी का प्री निकल गया है? सब प्री निकल गया है तो फिर एक तो हमने जो प्री में पढ़ रखा है, जैसे मैंने आपसे पढ़ा है, तो फिर आपने इतनी प्रैक्टिस करा रखी है, मेंस कवर हो ही जाता है उसमें। हाँ। तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, एग्जाम के लिए पहले से भी मैं रेडी हूँ। उसके बाद मेंस के मॉक देने शुरू कर दो। और मेंस के मॉक डेली? हाँ, मेंस के मॉक डेली, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा कि कैसा है। उसके बाद उसको एनालाइज करो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई, ये सब। और ज़्यादा डिफरेंस अभी एसएससी में रह नहीं गया प्री और मेंस में वैसे, पर मेंस के लिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मॉक जो आते हैं उसमें भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इससे पहले टेक्स्ट बुक में इजी क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रखा है, और ऑलिव बोर्ड में तो है ही। डेली मॉक टेस्ट उनके लिए। तो मेंस के भी दिन में एक मॉक टेस्ट लगाते थे कि 2 भी लगा लेते थे? नहीं, मेंस का तो एक ही लगाती थी। कभी बहुत लास्ट के टाइम पे, जब जैसे एग्जाम आने वाला है, जिस टाइम पे मेरा एग्जाम होता था उस टाइम पे ही लगाती थी मैं। जैसे ही पता चल गया कि एग्जाम इस टाइम पे होगा, और एग्जाम का टाइमिंग शायद फिक्स होता है। हाँ, तो कुछ टाइम से पहले से मैं उसी टाइम पे लगाने लगी कि इसी टाइम पे मेरा माइंड एक्टिव रहना चाहिए ज़्यादा। तो वो, और मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट की हमें रैंकिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरी रैंक 60,000 इतनी दिखाने लग जाता था कभी कभी। अच्छा। 330 में अराउंड मार्क्स ला रही, उसमें भी 50,000 60,000, तो उससे भी इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार ऐसे कैसे इतने मार्क्स ला रहा हो फिर भी इतनी ज़्यादा रैंक। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। तुम इतने मार्क्स लाओगे एग्जाम में, तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। तो मुझे ये लगा कि रैंक पे भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ बच्चे रीअटेम्प्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो रैंक ऊपर नीचे उसकी वजह से होती है। तुम्हारा स्कोर देखो कैसा रहा, और परसेंटाइल से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। बट लास्ट टाइम पे मैंने देखा कि रैंक नीचे आ रही थी, पता नहीं कैसे, बट एग्जाम में कुछ अलग ही हुआ। एग्जाम में अलग ही रैंक आई। हाँ, जरूरी नहीं कि मॉक्स में जो हो एग्जाम में भी बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन मॉक्स लगाना नहीं छोड़ना है। मॉक्स लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, अभी जो एसएससी का पैटर्न है, जो पैटर्न चल रहा है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, सिलेबस इतना बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, सारे चैप्टर से सवाल आते भी नहीं है। 3 साल से डीआई से कोई सवाल नहीं आया है। एलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा हम एलजेब्रा पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कोई सवाल नहीं आता। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाएगा तो त्रिकोणमिति का सवाल नहीं आता। तो ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे छूट जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप का सवाल नहीं आता, चैप्टर प्रॉब्लम है जिससे सवाल नहीं बन पाता। तो 10-12 चैप्टर तो ऐसे छोटे छोटे छूट ही जाते हैं, पढ़ के जाता है। तो और इसमें ना लक बेस्ड भी बहुत हो गया है। मान लो आपने 30 में से 26-27 क्वेश्चन कर लिए और 2 क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक हो गई, तो आपकी कितनी रैंक नीचे पहुंच जाएगी। ऐसी रीजनिंग में मतलब 4-5 सवाल अगर आपके सिली मिस्टेक से आपसे नहीं हुए, लक नहीं चला, तो आप फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये है पैटर्न में दिक्कत। तो ये पैटर्न में सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है इसका? सर, सुधार तो होना ही चाहिए इसमें, बट सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं अगर हम मॉक देते रहें तो।
क्योंकि मॉक में पता चल जाता है, जैसे कुछ मिस्टेक होती है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है, हम तुरंत टिक कर देंगे करेक्ट है, तो वो भी चीजें देखनी पड़ेगी। मैं तो एग्जाम में 2-3 बार देखा, करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट ही पूछा है ना, हाँ फिर टिक करा, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स तुम्हें मॉक से पता चल जाती है। हाँ, और थोड़ा बहुत चेंज तो एसएससी को करना पड़ेगा, लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा सीजीएल का। इवन मुझे एमटीएस ज्यादा टफ लगा सीजीएल से। बिल्कुल, और आया भी उसका पेपर काफी टफ था सीजीएल। एमटीएस 2024 का पेपर ज्यादा टफ है सीजीएल के पेपर से। मैंने सोल्व कराया पूरा, वो बहुत टफ आता है। इवन जीडी का पेपर भी सीजीएल के पेपर से किसी लेवल में कम नहीं है। हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम तो है। तो ये पैटर्न अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट इसमें लेवल बढ़ा दे तो भी आई थिंक सही रहेगा। लेवल बढ़ा दे, हाँ, सीजीएल का बढ़ा दे, क्योंकि जो अभी पढ़ के आए हैं और जो हमने पढ़ा है, उनको अगर सेम लेवल पे ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है, वो भी 30 में से 20 सवाल सही कर ले रहे हैं। हाँ, हम 25 कर पा रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि बच्चे फिल्टर आउट हो जाए। अब ना एसएससी में वो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन वाली चीजें ना बहुत पूछता है, हर सवाल का आंसर अप्रोक्सीमेशन में, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आते हैं अर्थमेटिक के सवाल में। कैलकुलेशन सुधारने के लिए क्या किया कि बैंकिंग की तैयारी काम आई इसमें? सर इसमें तो बहुत काम आई, क्योंकि बैंकिंग में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो, इतने तक स्क्वायर याद कर दो, ट्रिक्स, ये सब चीज़ें भी देखी थी। तो बैंकिंग की तैयारी इसमें बहुत कम आई। बैंकिंग के साथ स्पीड बहुत बढ़ गई थी, तो मैथ्स में इसलिए भी कैलकुलेशन ईजी हो गई। बैंकिंग में एक बिगिनर बच्चा अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए? सर कुछ चीज़ें तो बहुत बेसिक है, 25 या 30 तक के स्क्वायर से याद करने हैं। मैं तो 50 तक कहता हूँ। 50 तक स्क्वायर याद करो एटलीस्ट। और टेबल्स तो 20 तक ही याद करी मैंने तो। अच्छा, हाँ, बट उसमें हो गया था। और स्क्वायर्स मैंने 30 तक याद करे, लेकिन उसके बाद के थोड़ा ट्रिक्स व्रिक्स देखनी पड़ी, उससे निकल जाते थे। जैसे अगर 49 का भी पूछो तो वो भी निकाल लेंगे इजीली। तो फिर तो वो कर सकते हैं। क्यूब याद करने हैं 20 तक। क्यों याद करना, ये काम तो करना ही है। तैयारी शुरू करने से पहले ही ये काम जो हो जाना चाहिए। बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उसमें ना ऑप्शंस का हेल्प लेते थे कि ऑप्शंस दूर दूर हैं। यस, उसका हेल्प लेती थी मैं अप्रॉक्स कर लेती थी, क्योंकि बैंकिंग में हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो इसलिए मेरा तो काफ़ी इजी रह गया। और एक बुक भी थी शायद राकेश सर की थी, एसआई के लिए उन्होंने बनाई थी शायद, जिसमें कैलकुलेशन की बुक थी, वो छोटी सी हनुमान चालीसा थी। उससे भी मैंने क्वेश्चंस करे थे, उससे भी काफ़ी स्पीड बढ़ गई थी। वो भी अच्छी थी। ओके, तो ये कैलकुलेशन के लिए मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर स्क्वायर क्यूब याद कर लो और सवालों से समझो, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। उससे मैं अलग से कोई कैलकुलेशन की क्लास ऐसे बहुत ज़्यादा लेता नहीं, लेकिन जब कैलकुलेटिव सवाल आता है जैसे परसेंटेज में, एसआई में, सीआई में, तो वहाँ कैलकुलेशन फंसते हैं। कैलकुलेशन टाइम लेके वहीं पे बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन है, इस तरीके से ब्रेक कर करके करनी है तो आंसर आएगा। वो वाकई में हेल्पफुल होती है सर, बहुत ज़्यादा। इवन मैंने जैसे अगर 24 इंटू 25 भी है, आप 2 और 5 को इंटू करवा के 10 बना देते पहले, तो उससे वो 12 बन जाता था। और वो 12 5 60, 600 ही करना है उसके बाद। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी आपकी कैलकुलेशन। लेकिन वो ये कैलकुलेशन जो है सवाल से सीखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। ये सवाल के साथ सीख के ज्यादा फायदा है, क्योंकि जो कोई कहता है कि उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो मैंने ये नोटिस करा कि वो स्टार्टिंग के ही बच्चे होते हैं। बाद में जो इतनी प्रैक्टिस कर देगा उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, और हर क्वेश्चन के साथ आप बताते हो इसकी कैलकुलेशन कम कैसे हो सकती है। और ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन छुड़ा रहे हो। जैसे मैंने देखा है ना कि कोई टीचर्स करवाते हैं जिसमें इजी कैलकुलेशन हो, वही करवाते हैं। लेकिन आप सारे क्वेश्चंस करवाते हो जिसमें मुश्किल कैलकुलेशन भी, उसको भी आप छोटा बनाने की कोशिश करते हो। तो उससे मुझे काफी चीजें, अच्छा सर ऐसे करते थे तो मुझे ऐसे करना है। जब भी कैलकुलेशन में फंसती मैं कहती थी सर ने बोला था कि इसको ऐसे करना है, तो वैसे कर लेती थी। उससे फायदा होता था काफी। मैं चाहे सवाल इजी आए, मॉडरेट आए, डिफिकल्ट आए, अगर वो प्रीवियस सर का है और अच्छा रिलेवेंट दोबारा आने लायक सवाल है, मैं करवा देता हूँ। पर मैंने कुछ टीचर्स को देखा है ऐसे, वो छांट के वही सवाल लाएंगे जो सबसे आसान डाटा का हो, सबसे आसान लैंग्वेज को। इवन किताब में भी वही सवाल चुन के डालेंगे जो सबसे आसान है, से बच्चे को गुड फील हो। गुड फील करने वाला बच्चा गुड ही फील करते रहता है, उसकी जवानी गुड फील करने में निकल जाती है और सिलेक्शन होता नहीं है। सिलेक्शन के लिए 3-4 सवालों का ही खेल है। वो 3-4 सवाल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि 100% सिलेबस है, 70% की तैयारी में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम 30% बाकी की तैयारी में लगता है, वो स्कोर बढ़ाने में। कभी कभी ऐसा होता है कि
300 तक मेंस में स्कोर आ रहा है, उसके बाद स्कोर बढ़ना बंद हो जाता है, फिर स्कोर कैसे बढ़ाए अपना बच्चा? सर उस टाइम पे हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपने आसपास का टेबल चेयर थोड़ा तो साफ रखें, क्योंकि हाँ। आधा तो उसमें बुक्स होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और एक तो मैं क्या करती थी, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं 3-4 बार डीप ब्रीथ करती थी कि माइंड मेरा सही रहे। अच्छा, पानी भी लिया और डेली deep शेड्यूल। breath। हाँ, मैं सोचती थी कि मैं एग्जाम में ही मॉक दे रही हूँ, ओके। वैसे ही मैं पूरा करती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऊपर मैं अपनी लाइब्रेरी के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब लगा देती थी, सबको पता था कि मॉक दे रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है इस टाइम पे। ओके। फोन से मॉक देते हैं कि लैपटॉप नहीं से? नहीं, लैपटॉप से। पहले स्टार्टिंग में देती थी फ़ोन से, बट फिर फ़ोन था नहीं तो लैपटॉप से फिर मैं देने लगी मॉक। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं एग्जाम में भी यही करती थी, डीप ब्रीथ करा। सब बच्चे गप मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मैं अपना डीप ब्रीदिंग करती थी, क्योंकि अपना माइंड क्लियर रखना था मुझे। उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी मॉक, और मैं उसमें भी मॉक में कोई कोई बच्चे ऐसे देते कि आराम से बैठ के दे रहे हैं, मैं एकदम अटेंटिव होके, हाँ, जैसे attentive बिल्कुल होके एग्जाम का देती थी। प्रेशर हो। तभी मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। स्टार्टिंग में मैं देती थी कि मॉक ही तो है, मॉक ही तो है, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे मॉक देना शुरू करा तो मेरे मार्क्स में इंक्रीज आने लगा। हाँ, तो ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन बट फर्क पड़ता है। हाँ, काफ़ी माइंड फर्क मेकअप पड़ता से है। फर्क पड़ता है। माइंड मेकअप करके तैयारी करें। यस। अब तो छोटे छोटे शहरों में हर जगह लाइब्रेरी बहुत खुल गई हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे हैं, लाइब्रेरी में 100-200 के करीब तो बच्चे रहते हैं। खासकर उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। क्या गलती कर रहे हैं ये लाइब्रेरी में जाने वाले बच्चे, क्योंकि लाइब्रेरी में दुनिया जा रही है। सिलेक्शन लाइब्रेरी से एक बच्चे का मैक्सिमम हो गया, और ऐसी लाइब्रेरी कहाँ एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लाइब्रेरी का पूरा एनवायरनमेंट आपने देखा है, जो आसपास के आपके हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन का नहीं हो पाया सिलेक्शन। सर वो मुझे ऐसा लगता है, आप जिस लाइब्रेरी में जा रहे हो वहाँ फ्रेंड्स मत बनाओ। ओके। वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तू किसकी तैयारी कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, बाहर 1-1 घंटे तक गप मारते हैं वो, कुछ और काम नहीं कर रहे हैं वो, और उनको लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, माइंड फ्रेश हो रहा है, बट इतना टाइम वेस्ट भी तो हो रहा है। फ्रेश करना है, तुम वॉक कर लो, थोड़ा डीप ब्रीथ कर लो। तो वो आधा टाइम बातें करने में लग जाते हैं कि इधर उधर की करी, फिर कोई और आ गया उससे करी। तो लाइब्रेरी में फ्रेंड्स नहीं बनाने, सबसे पहली चीज़। हाँ, उससे भी काफ़ी, वो चल यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम लाइब्रेरी चेंज करो अपनी, ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और तुम्हारा क्लियर हो कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, और थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए वॉक करनी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी। गप्पे बिल्कुल नहीं मारने बिल्कुल लाइब्रेरी में। नहीं। हाँ, गप्पे तो अब देखो हम पे कितना टाइम है, गप ही मारते रहते हैं। तो अच्छा, जॉब मिली, जॉइन भी हो गई, डीवी भी हो गया, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कैसा लग रहा है? सो बहुत अच्छा सा फील आ रहा है। अभी तो हमने काम शुरू नहीं करा है, अभी तो बहुत हम लाइब्रेरी जा रहे हैं वहाँ पे भी, और उसके बाद कैंटीन जा रहे हैं, बट जैसे ही काम शुरू होगा तो और अच्छा होगा। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ का स्टाफ। सर सब इतने अच्छे, इवन हमारे एसओ सर और इवन हमारी यूएस मैम, जैसे ही हम फर्स्ट देंगे उनका आओ चाय वाय पियो मेरी तरफ से सबको। तो मुझे ऐसा पहले मेरे को लगा था बहुत स्ट्रिक्ट टाइप चीजें होंगी, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, बट यहाँ सब अब ऐसा अच्छा नहीं है। काफी सपोर्टिव है टीचर्स लोग, अगर तबीयत खराब हो तो जाओ यहाँ पे चले जाओ, बहुत बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल कैसा? बिल्कुल पॉजिटिव। हाँ, काफी अच्छा है। इवन हमारी एंट्री से लेके हमारी बिल्डिंग भी हमारी काफी अच्छी है। अभी क्या है, शिफ्ट होने वाली है तो फिर, लेकिन पर अभी भी अच्छी है। निर्माण भवन में रहते हैं, वहाँ पे हमारा काम। आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं यूपीएससी वगैरह के? सर अभी तो सोचा नहीं है, अभी फिलहाल कुछ टाइम तक, लेकिन हाँ यूपीएससी में देख सकते हैं कुछ टाइम बाद। चलो, यूपीएससी का अटेम्प्ट देना। आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल भी बनाया ना? यस सर, ASO डायरीज नाम से, ASO_डायरीज। ASO_डायरीज। भाई इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। जो सजेशन है, जो गाइडेंस हैं, जो टिप्स हैं, किस किस सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए, जैसे हम तो एज ए टीचर हम कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो सारी छोटी छोटी बात नहीं बता सकते, लेकिन ये इनका भी यूट्यूब चैनल है, अभी स्टार्ट करेंगे इस इंटरव्यू के बाद से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, ठीक है, और उसको फॉलो करना। तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, बढ़िया से काम करना, और डिपार्टमेंट में मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर।